हमास ने सीज फायर के तहत 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने शनिवार को मानवीय सहायता संगठन रेड क्रॉस को लगभग 500 दिनों की कैद के बाद इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। जिन 3 बंधकों को हमास ने रिहा किया है उनके नाम अली शर्बी, लेवी और ओहद बेन अमी है, जिन्हें कैद से मुक्त कर दिया गया है। हमास ने इनके नामों की घोषणा शुक्रवार को की थी। ओहद बेन अमी और एली शर्बी को 7 अक्टूबर 2023 को नोवा संगीत समारोह से आतंकवादी समूह हमास द्वारा अपहरण कर लिया गया था। अली शर्बी की पत्नी और बच्चे 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले में मारे गए थे। वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में एली का परिवार बेसब्री से कैद से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। हमास ने इजराइल पर 19 जनवरी को प्रभावी हुए युद्ध विराम समझौते के तहत सहमत खाद्य और अन्य मानवीय आपूर्ति ले जाने वाले सैकड़ों ट्रकों के प्रवेश में देरी करने और बमबारी से नष्ट हुए घरों में लौटने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए आवश्यक टेंट और मोबाइल घरों के एक अंश को छोड़कर बाकी सभी को रोके रखने का आरोप लगाया। हमास ने एक बयान में यह भी कहा कि ये राहत और आश्रय प्राथमिकताओं में स्पष्ट हेरफेर को दर्शाता है। हमास कैदियों के मीडिया कार्यालय ने कहा है कि इजराइल से बदले में 183 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की उम्मीद है, जिनमें 18 आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, 54 लंबी सजा काट रहे हैं और 111 ऐसे हैं जिन्हें युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में हिरासत में लिया गया था। और चलिए वही बात अब पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान में चुनावों में कथित धांधली के विरोध में तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई द्वारा पूरे पाकिस्तान में काला दिवस मनाया जा रहा था, जिसके आरोप में पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पिछले साल आम चुनावों में कथित तौर पर हुए धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को पाकिस्तान में काला दिवस मनाया और रैलियां भी निकाली। पीटीआई ने मुख्य रैली खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी स्वाबी में की, जहां पार्टी सत्ता में है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी कहा। लाहौर के ऐतिहासिक मीनार-ए-पाकिस्तान में एक रैली करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पंजाब के अधिकारियों की अनुमति से इनकार के कारण रैली को स्थगित कर दिया गया था। वहीं मरियम नवाज के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 8 फरवरी को पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर सभी राजनीतिक सभाओं, धरने, रैलियों, प्रदर्शनों और ऐसी अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। पीटीआई कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया। शनिवार को मुल्तान शहर में दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की बेटी मोहर बानो कुरैशी भी थी। प्रदर्शन के दौरान जिन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें जाहिद बहार हाशमी और दलीर मेहर को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए पुलचट्टा में गिरफ्तार भी किया गया। वहीं सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने लाहौर में धारा 144 का उल्लंघन किया और अपनी सरकार के 1 वर्ष के सफलतापूर्वक पूरा होने का जश्न मनाने के लिए एक रैली भी आयोजित की। वहीं पीएमएलएन की रैली में शामिल नेताओं की सुरक्षा करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया था। वहीं संघीय सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सभा को संबोधित किया। इसी के साथ पीटीआई के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने धांधली से चुनाव जीता था। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता मलिक अहमद खान भाचर ने कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए और पीटीआई विरोधियों जो हार रहे थे उनको भी विजेता घोषित कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आम चुनाव नतीजों ने संविधान का अपमान किया है। वहीं अब खबर बांग्लादेश की, जहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शनिवार को ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया है। दरअसल छात्र संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के दोषियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। इन हमलों की खबर तब सामने आई जब ढाका के बाहरी इलाके में एक आवामी लीग नेता के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उसका बचाव किया था। आरोप है कि एंटी
डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के नेता पूर्व मंत्री के घर लूट को रोकने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें बदमाशों ने निशाना बनाया। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने गाजीपुर में एक छात्र संगठन के प्रदर्शन के दौरान सेना को बुलाया, जहां उनके कार्यकर्ताओं पर शुक्रवार को हमला भी हुआ। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये ऑपरेशन गाजीपुर में शुरू हुआ और इसे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। रविवार को सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के इस संगठित सुरक्षा अभियान का ऐलान भी किया है। इसी के साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक बताएं कि गवाही भी बता रही है कि पड़ोस के लोग और अवामी लीग कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर स्थित पूर्व मुक्ति संग्राम मंत्री AKM मोजाम्मेल हक के घर पर हुए हमले के दौरान कार्यकर्ताओं पर हमला किया था, जिससे कई लोग घायल हो गए थे। छात्रों के मंच के नेताओं का दावा है कि उनके कार्यकर्ता लूट को रोकने के लिए हक के घर गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने जब उन पर हमला किया तब पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। हालांकि गाजीपुर पुलिस ने कहा कि जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और छात्रों को बचाया गया, जिनमें से 15 को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कुछ को गंभीर चोटों के कारण ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। गृह मामलों के सलाहकार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने अस्पताल का दौरा किया और सभी हमलावरों को पकड़कर न्याय के कटघरे में लाने का वादा भी किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में अगस्त से लेकर अब तक के हिंदुओं पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई है। इन हमलों में हिंदुओं की मौत भी दर्ज की गई, साथ ही मंदिरों पर भी अटैक किए गए। इसी के बाद भारत सरकार के आंकड़े सामने आए हैं, जो बताते हैं कि देश में अगस्त से अब तक 23 हिंदुओं की मौत हुई और हिंदू मंदिरों पर हमले की 152 घटनाएं भी सामने आई। और यहाँ पे खबर लीबिया से बता रहे हैं, जहां पर लीबिया में हुए 2011 के स्प्रिंग को 14 साल बीत जाने के बाद भी शांति नहीं आ पाई है। सुरक्षा निदेशालय और लीबिया रेड क्रिसेंट ने गुरुवार को बताया कि लीबिया के दक्षिण पूर्व और पश्चिम में 2 जगहों पर कम से कम 29 प्रवासियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद लीबिया में कोई स्थिर सरकार नहीं बन पाई है और ये अफ्रीका से यूरोप जाने का एक रूट की तरह बन गया है। अल-वाहाट जिला सुरक्षा निदेशालय ने एक बयान में कहा कि लीबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बेनगाजी से लगभग 441 किलोमीटर दूर ज़खारा इलाके के एक खेत में सामूहिक कब्र में 19 शव मिले हैं और कहा कि ये मौतें तस्करी गतिविधियों से संबंधित हैं। निदेशालय ने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें पुलिस अधिकारी और जालू रेड क्रिसेंट के स्वयंसेवक शवों को काले प्लास्टिक बैग में रखते हुए दिखाई पड़े। लीबियाई रेड क्रिसेंट ने गुरुवार देर शाम फेसबुक पर कहा कि उसके लोगों ने दिन में 10 प्रवासियों के शव बरामद किए। ये मौतें राजधानी त्रिपोली से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाविया शहर में दिला बदरगाह के पास नाव डूबने से हुई है। वायरल तस्वीरों में स्वयंसेवक डॉक साइट पर शवों को सफेद प्लास्टिक बैग में रखते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और इसी के साथ जबकि एक स्वयंसेवक ने एक बैग पर नंबर भी लिखे हैं। लीबिया भूमध्य सागर के पार यूरोप में संघर्ष और गरीबी से बचने वाले प्रवासियों के लिए यूरोप जाने का रास्ता बन गया है। जनवरी के आखिर में अल-वाहाट आपराधिक जांच विभाग ने कहा कि उसने विभिन्न उप सहारा देशों के 263 प्रवासियों को छुड़ाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें एक तस्करी गिरोह की ओर से बेहद खराब मानवीय और स्वास्थ्य स्थितियों में रखा गया था। और चलिए अब बात मेक्सिको की कर रहे हैं, जहां पर दक्षिणी मेक्सिको में एक सड़क हादसे में 41 लोगों की जान चली गई। मेक्सिको के टबैस्को राज्य की सरकार ने एक बयान में कहा कि बस में 48 यात्री सवार थे, जिसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। बस कैनकन से टबैस्को जा रही थी और इस हादसे में बस में सवार 38 यात्रियों और 2 ड्राइवरों की मौत हो गई। इसके साथ ही ट्रक के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक कि कुछ तस्वीरें जब जारी की गई हैं, जिन्हें देखने से पता चलता है कि टक्कर के बाद बस आग के लपटों में घिर गई और पूरी तरह से जल गई। आग बुझने के बाद सिर्फ बस फ्रेम के अवशेष ही बच पाए। टबैस्को के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 38 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि
दुर्घटनाग्रस्त बस से साक्ष्यों की बरामदगी का काम भी जारी है। बस ऑपरेटर टूर्स अकोस्टा ने फेसबुक पर एक बयान जारी करके हादसे की पुष्टि की है और कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए बेहद खेद है। इसके साथ ही टूर्स अकोस्टा ने यह भी कहा है कि हम अधिकारियों के साथ मिलकर ये पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि हादसे के पीछे क्या कारण थे और क्या बस गति सीमा के भीतर ट्रैवल कर रही थी। बस ऑपरेटर टूर्स अकोस्टा ने आगे कहा कि सार्वजनिक मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि जांच कैंडेलारिया कैम्पेचे नगर पालिका के अभियोजक कार्यालय में प्रभावित होगी। इस कारण से हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और रिश्तेदारों को संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इस विभाग में जाना होगा। वहीं टबास्को सरकार के सचिव रामिरो लोपेज ने यह कहा कि अधिकारी इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या और उनकी पहचान के बारे में अंतिम जानकारी जल्द देंगे। वहीं स्थानीय नगरपालिका परिषद पलासियो म्यूनिसिपल डी कोमल कालको ने कहा है कि वे बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचाने में मदद भी करेंगे। वहीं आपको बता दें, जहां पर संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीएस के अनुसार शनिवार को कैमेन आइलैंड के दक्षिण पश्चिम में कैरिबियन सागर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 6:23 पर आया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इसका केंद्र कैमेन आइलैंड में जॉर्ज टाउन से 130 मील यानी कि 209 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। दरअसल दक्षिण अमेरिकी देश होंडुरास के उत्तर में भी 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बताया है कि जीएफजेड ने शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 6.89 आंकी थी, लेकिन बाद में बताया गया कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी तीव्रता 7.5 थी। यूएस सुनामी चेतावनी प्रणाली ने यह भी कहा कि भूकंप के बाद कैरिबियन सागर और होंडुरास में के उत्तर से सुनामी की चेतावनी भी दी गई है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने भूकंप की पुष्टि की और बताया कि भूकंप कैमेन द्वीप के दक्षिण पश्चिम में कैरिबियन सागर में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई थी। इतनी तीव्रता वाले भूकंप के झटके कैरिबियन सागर के किनारे बसे देशों हैती, मैक्सिको, क्यूबा, होंडुरास, बेलीज में महसूस किए गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही इतनी तीव्रता वाले भूकंप के कारण सुनामी आने की चेतावनी जारी कर दी गई है। हैती, बेलीज और बहामास में सुनामी आने का खतरा बना हुआ है, जबकि प्यूर्टो रिको और वर्जिन द्वीप समूह के लिए फिर से भूकंप आने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं अमेरिका के नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर का कहना है कि सुनामी आने की आशंका नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना जरूरी है।